अक्सर ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी CIA के एजेंट हैं। कि मोदी जी CIA ट्रेन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। नरेंद्र मोदी CIA का एजेंट बन के काम कर रहा है। मोदी भी, अब मैं खुल के कहती हूँ, CIA प्लान। और इन एलिगेशंस को इस बात से बल मिलता है कि नरेंद्र मोदी 1993 में कई बार अमेरिका गए थे ACYPL से ट्रेनिंग लेने के लिए। ACYPL यानी अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, ये एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो राइजिंग पॉलिटिशियंस यानी 20 से 40 की उम्र तक के यंग पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, US पॉलिसीज, इलेक्टोरल सिस्टम और पूरी US गवर्नमेंट मशीनरी को समझने की ट्रेनिंग देती थी। और जब मोदी RSS से BJP में भेजे ही गए थे, उस दौरान मोदी जी ने अमेरिका की कई यात्राएं की और वहां जाकर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली। जब मैं PM भी नहीं था, CM भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। अब ACYPL एक CIA स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन कोल्ड वॉर के दौरान 1966 में किया गया था और CIA ने कई बार इसका इस्तेमाल किया और खुद अमेरिकन गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करती है। और मोदी जी के अमेरिकन एजेंट होने की थ्योरीज तब ज्यादा हाईलाइट होने लगी जब मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानते हुए नजर आए। Mission India, one of our largest missions around the world. More than 300 participants travel to the United States each year, and our alumni network spans 48,000 Indians. This includes Prime Minister Modi himself. यहाँ तक कि ट्रंप ने मोदी के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की बात तक बोली। I don't want to destroy his political career, okay? और अगर हम इतिहास के पन्ने खोल कर देखें तो यहाँ पे कई सारे CIA के ऐसे एजेंट रहे हैं जिन्होंने ये खुद कबूला है कि उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए कई बार RSS की मदद करी और यहाँ तक की फंडिंग भी दी। और CIA के ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें इस बात का क्लियर कट सबूत मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बात CIA के RSS के साथ लिंक्स की। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया के दो सुपर पावर देशों में बहुत इंटेंस होड़ थी कि वो बाकी के देशों को अपने पाले में लेंगे और उन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे। जहां अमेरिका कैपिटलिज्म सिस्टम का समर्थन करता, वहीं सोवियत यूनियन कम्युनिज्म का। मतलब अमेरिका का एक ऐसे सिस्टम को समर्थन था जहां पर सारे रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज, बिजनेस, इंडस्ट्री अमीर एलीट तबके और बिजनेसमैन के हाथों में होनी चाहिए और गवर्नमेंट का उन पर कम से कम कंट्रोल होना चाहिए ताकि बिजनेस और मार्केट ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट रहे। वहीं सोवियत यूनियन का यह मानना था कि सारे रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, प्रॉपर्टी, इकोनॉमी एक ऐसे कलेक्टिवली सोसाइटी के पास होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट उनका यूज करके पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सके और एक क्लासलेस सोसाइटी डेवलप हो सके। इसलिए इन दोनों सुपर पावर देशों की यह कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बाकी देशों में अपनी आइडियोलॉजी की सरकार बने। और इंडिया की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसका झुकाव सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था और इसलिए सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट सिस्टम के साथ उनके अच्छे संबंध थे। लेकिन अमेरिका चाहता था कि इंडिया में उनकी आइडियोलॉजी वाली सरकार बने जो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम करे। और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए CIA ने अपने इतिहास में कई देशों के तख्ता पलट करके उन पे अपने पपिट लोग बैठाने के लिए जिन जिन हदों को पार किया है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लिटरली CIA ने अपने ही देश के प्रेसिडेंट्स तक को नहीं छोड़ा, उनका भी असैसिनेशन कर दिया। लेकिन ये सारी बातें हमने इस डिटेल वीडियो में कर चुके हैं, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात RSS के CIA के साथ लिंक्स की। 30 जनवरी 1948 देश को आजाद हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ था और एक गोली चलती है और देश की आजादी की लड़ाई की मेन भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि RSS का एक मेंबर नाथुराम गोडसे था। नाथुराम को हिरासत में लिया गया और RSS के मुख्यालयों पर छापेमारी हुई। कुछ सबूत मिले और सख्त रुख अपनाते हुए RSS पर बैन लगा दिया। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि उन्हें इस संगीन जुर्म और एक 78 साल के बुजुर्ग पर गोली चलाने वाली RSS की इस कायराना हरकत पर जरा सा भी संदेह नहीं था। लेकिन RSS ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि गोडसे कभी भी RSS का सदस्य था ही नहीं। लेकिन जब कुछ सबूत मिले तो कहते हैं कि हाँ, वो RSS का मेंबर तो था, लेकिन अब से 14 साल पहले यानी 1934 में वो RSS की सदस्यता छोड़ चुका था। और अपने साथियों और RSS को बचाने के लिए गोडसे ने भी 8 नवंबर 1948 को अदालत में यही कहा। अब RSS पर बैन लग जाने के बाद RSS को अपने एग्जिस्टेंस का खत्म हो जाने का खतरा सताने लगा। RSS को इसी खतरे से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की। साल 1951 में एक किताब सामने आती है, मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, अ स्टडी ऑफ RSS। इसे लिखा था अमेरिकन रिसर्चर J.A. करन ने। करन ने अपनी किताब में यह दावा किया कि गोडसे ने RSS 1930 में ज्वाइन किया था और 1934 में उसने संगठन छोड़ दिया था। और करन की ये किताब RSS के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इसे संगठन को यह कहने का मौका मिल गया कि देखिए, हत्या के समय गोडसे हमारा सदस्य था ही नहीं। इस किताब को RSS ने एक सबूत की तरह पेश किया और उन्हें गोडसे से अपना पाला झाड़ने का,
और गांधी की हत्या का लगा कलंक साफ करने का एक नया मौका मिल गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये जे करण कोई अमेरिका का रिसर्चर नहीं था जो आरएसएस की मदद कर रहा था। इस करण की असली पहचान का खुलासा होता है साल 1967 में। दरअसल सीआईए का एक एजेंट जॉन डी स्मिथ जो भारत में यूएस एम्बेसी में डिप्लॉयड था, सीआईए से डिफेक्ट करके सोवियत संघ भाग जाता है। यहाँ पर डिफेक्ट का मतलब है कि किसी गवर्नमेंट पर्सनल या फिर आर्मी पर्सनल का अपने देश से भागकर सामने वाली पार्टी यानी दुश्मन पार्टी में शामिल हो जाना। और वहां जाकर जॉन डी स्मिथ ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि जे करण कोई रिसर्चर नहीं बल्कि सीआईए का एक एजेंट है। स्मिथ के मुताबिक करण कई सालों से भारत में एक्टिव था, अमेरिकी एम्बेसी के पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़ा था और उसकी सीधी पहुंच उस दौर के सीआईए हेड एलन डेलस तक थी। स्मिथ ने यहाँ तक बताया कि उनकी पत्नी भी करण के अंडर काम करती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस आदमी की किताब ने आरएसएस को गोडसे की छवि से अलग दिखाने की सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वही व्यक्ति अगर सीआईए से जुड़ा निकले तो सवाल तो उठते हैं कि आखिर क्यों एक देश की खुफिया एजेंसी दूसरे देश के किसी संगठन की मदद करेगी। यह महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल देश के खुफिया एजेंसी इतने ज्यादा कमजोर रिसोर्सेज के बेसिस पर यह बात दुनिया को समझाए जो आरएसएस खुद दुनिया को समझाना चाहता था। बल्कि जाहिर है कि यह सारी मदद एक डील का हिस्सा थी, एक डील एक संगठन के बदले कुछ फेवर की। करण की किताब में जो गोडसे को लेकर दावे किए गए उनकी पोल खुलती है आर्काइव रिकॉर्ड से। जब गोडसे की पूछताछ के दस्तावेज और नागपुर मुख्यालय के जब्त कागजात के आर्काइव रिकॉर्ड सामने आए तो तस्वीर कुछ और ही निकली जो करण की किताब के बिल्कुल उलट थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गोडसे 1934 में आरएसएस में शामिल हुआ था और 1949 में अपनी फांसी तक संगठन से जुड़ा रहा। यानी वो हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद भी आरएसएस से अलग नहीं हुआ था। और ये नैरेटिव कि हिंदू महासभा और आरएसएस 1930 के दशक के आखिर से ही दोनों अलग अलग हो गए थे, ये दावा पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है क्योंकि हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच लंबे समय तक एक गहरा संबंध रहा। क्योंकि जो इनके नेता थे, जो मेंबर्स थे, वो दोनों में कॉमन थे। कई लोग ऐसे थे जो दोनों में एक्टिव मेंबर्स थे, जैसे खुद हेडगेवार 1926 से 1931 तक हिंदू महासभा के सचिव रहे, बीएस मुंजे जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे लेकिन साथ ही साथ आरएसएस के संरक्षक भी थे। बीएस मुंजे तो हेडगेवार के राजनीतिक गुरु भी थे और हेडगेवार को आरएसएस की स्थापना की प्रेरणा बीएस मुंजे से ही मिली थी क्योंकि वो उनके राजनीतिक गुरु थे जो इटली जाकर मुसोलिनी से मिले थे और फांसीवादी सोच से भरकर वापस लौटे थे। गणेश सावरकर आरएसएस के शुरुआती संगठन में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन करण की किताब में या तो इन सब का जिक्र बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक ऐसी कोशिश जरूर की गई है जिससे आरएसएस और हिंदू महासभा को दो अलग अलग संगठनों की तरह दिखाया जा सके। और फिर हेडगेवार को एक ऐसे देशभक्त के रूप में भी पेश किया गया जो ब्रिटिश राज के खिलाफ समर्पित थे, जबकि सारे रिकॉर्ड ये बताते हैं कि साल 1930 के सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से ही आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर दूरी बनाए रखी थी और आजादी की एक भी लड़ाई में आरएसएस ने एक संगठन के तौर पर पार्टिसिपेट नहीं किया। हेडगेवार ने सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर आंदोलनों में जाने की अनुमति दे दी लेकिन इससे संगठन को दूर रखा। यहाँ तक कि 1935 की एक रिपोर्ट के हवाले से हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन को प्रोविडेंस यानी ईश्वर की व्यवस्था तक बताया। और करण ने अपनी किताब में इस बात का सोर्स तक नहीं दिया कि गोडसे ने 1934 में आरएसएस संगठन छोड़ दिया था, जबकि किताब के बाकी हिस्सों में अक्सर सोर्स देता है। जब करण ने किताब लिखी तो आरएसएस की टॉप लीडरशिप की तरफ से उसकी भरपूर मदद की गई थी। उस समय के सरसंचालक एमएस गोलवालकर और संगठन के अन्य नेताओं ने उन्हें खुलकर इंटरव्यू दिए, गतिविधियों को देखने का मौका दिया, सब कुछ दिखाया, खुद घुमाया, सवाल पूछने का मौका दिया। और करण ने खुद अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि आरएसएस सदस्यों का जितना शुक्रिया अदा करा जाए कम है। तो ऐसे में सवाल तो उठते हैं कि आरएसएस की तरफ से एक खुफिया एजेंसी को इतनी खुली पहुंच क्यों दी गई, जबकि आरएसएस आमतौर पर बाहरी रिसर्चर्स के लिए इतना सहज नहीं रहा है। आगे स्मिथ ने अपने बयानों में ये तक कहा है कि सीआईए भारत की राजनीति, मीडिया, यहाँ तक कि सेना में भी पेट जमाने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में आरएसएस के राष्ट्रवादी दावे पर सवाल तो खड़े होते हैं। यहाँ पर सीआईए का आरएसएस की मदद करना इस बात की ओर संकेत करता है कि बहुत मुमकिन है कि हो सकता है आरएसएस और सीआईए के बीच कोई डील हुई हो, एक ऐसी डील कि फ्यूचर में जब कभी ये संगठन मजबूत होगा तो बदले में इनकी मदद करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सीआईए कोल्ड वॉर के टाइम से ही कई देशों में ऐसे ही सामाजिक या फिर राजनीतिक संगठनों की तलाश में थी जो कम्युनिस्ट प्रभाव का मुकाबला कर सके। भारत नया नया आजाद हुआ था, यहाँ समाजवादी और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मजबूत थी। ऐसे में एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवाद की भाषा भी बोलता हो और वामपंथ के अगेंस्ट भी हो, उनके बहुत काम का था। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि इसीलिए आरएसएस अमेरिका की नजर में आ गया। अब ये कहानी सिर्फ सीआईए के एजेंट जे करण की किताब तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सीआईए के कनेक्शन कई राइट विंग पार्टियों और संगठनों तक भी दिखते हैं। 13 जून 1967 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें दावा किया जाता है कि भारत में अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने 1967 के आम चुनाव से पहले राइट विंग पार्टियों और कुछ उम्मीदवारों को फंडिंग दी थी।
फिर इसकी जांच हुई और ये जांच करी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, और अपनी रिपोर्ट में वो इस नतीजे पर पहुंची कि भारतीय जंक्शन और स्वतंत्र पार्टी ने अमेरिकी पैसा खाया था। और रकम कितनी थी इसके लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका का कुल खर्च कुछ लाख से ज्यादा था, लेकिन 1 करोड़ से कम था। हालांकि उस टाइम पे ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव डालने के लिए ये पर्याप्त थी। और अमेरिका का ये पैसा देने का मकसद साफ था, भारत की राजनीति राइट की तरफ मोड़ने का। यानी अमेरिका चाहता था कि भारत की राजनीति ज्यादा लेफ्ट विंग या फिर समाजवादी दिशा की तरफ ना जाए। और उस समय की कांग्रेस सरकार खुले तौर पर समाजवादी विचारधारा का समर्थन करती थी, उनकी पॉलिसीज का समर्थन करती थी, और कई वामपंथी दल भी प्रभावित थे, जैसे केरल की सीपीआई गवर्नमेंट। 1967 के चुनाव से पहले भी सीआईए की दखलंदाजी केरल के सीपीआई गवर्नमेंट को गिरवाने में भी देखी जा चुकी थी। 1957 में केरल की सीपीआई गवर्नमेंट इंडिया की फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कि निष्पक्ष चुनाव से पहली बार कम्युनिस्टों ने केरला में अपनी सरकार बनाई थी। इसकी चर्चाएं दुनिया भर में हुई थी, लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी हार के जैसे और सोवियत यूनियन की जीत के जैसे लिया, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा सोवियत यूनियन की विचारधारा है। अमेरिका को लगा कि अब भारत में उनका प्रभाव कम हो रहा है, और मात्र 2 साल बाद ही सीआईए केरल की सीपीआई गवर्नमेंट गिरवा देती है। इसके लिए सीआईए ने बहुत सारी चालें चली, फंडिंग दी, पेड प्रोटेस्ट करवाए, लोगों को मरवाया, और इस चीज का खुलासा भी सीआईए ने अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई करके, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करके दुनिया के सामने रखे। इसकी बात भी हमने अपने इस वाले वीडियो में डिटेल में की है। खैर, जनसंघ जैसे दल जो आर्थिक मामलों में ज्यादा कंजर्वेटिव रुख रखते थे और कम्युनिस्ट विचारधारा का विरोध करते थे, स्वाभाविक रूप से अमेरिका की रणनीति में फिट बैठते थे। 1970 के दौर में ये कनेक्शंस फिर से दिखाई देते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम के कुछ अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल्स जो बाद में विकीलीक्स ने पब्लिश किए थे। डिप्लोमेटिक केबल्स उसे कहते हैं कि जब 2 फॉरेन मिनिस्ट्रीज के बीच जो डेटा का आदान प्रदान होता है, जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती है, कुछ खुफिया जानकारी होती है, उसको जब तार के द्वारा भेजा जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स को डिप्लोमेटिक केबल्स कहा जाता है। इन अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल्स में एक नया एंगल सामने आया कि जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस समय इमरजेंसी के खिलाफ अंडरग्राउंड आंदोलन चला रहे थे और बाद में बड़ौदा डायनामाइट केस में आरोपी बने, उन्होंने कथित तौर पर सीआईए से फंडिंग लेने की बात की थी। Now, as per the WikiLeaks claims, at the height of emergency, Fernandez, then a fiery trade union leader, was keen to receive funding from the American Central Intelligence Agency and also the French government for acts of sabotage. नवंबर 1975 की एक अमेरिकी एम्बेसी केबल में यह दर्ज है कि फर्नांडिस ने सबसे पहले फ्रांस से मदद मांगी थी, और जब वहां से बात नहीं बनी तो उन्होंने बोला, क्या वो सीआईए से कनेक्ट करा सकते हैं? अमेरिकी रिकॉर्ड के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इस मुलाकात से दूरी बनाई रखी। केबल में यह लिखा गया है कि इस मीटिंग की कोई संभावना नहीं थी, यानी ऑफिशियली अमेरिका ने सीधे कॉन्टेक्ट से खुद को अलग दिखाया। लेकिन ये एक फैक्ट है कि इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे एक बड़े नेता का सीआईए से कॉन्टेक्ट की बात उठाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। केबल्स में यह भी दर्ज है कि फर्नांडिस ने दावा किया था कि उनके लोग रेलवे ब्रिज उड़ा चुके हैं, बॉम्बे के डॉक में आग लगा चुके हैं और नक्सलियों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, और अमेरिकी अधिकारी इन दावों को लेकर द्विधा में दिखते हैं। इसके बाद की कुछ केबल्स हैं, उनमें यह लिखा गया है कि फर्नांडिस पहले भी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के सामने अपनी एक्टिविटीज, अपने एक्शंस को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे हैं। ये सब दिखाता है कि 1970 के दशक का आते आते सीआईए भारत में कांग्रेस की समाजवादी रुख के कारण कांग्रेस की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में जुटा था। कई बार कामयाब हुआ, कई बार नाकाम। तो अगर सारे डॉट्स को मिलाकर देखें तो हमें मिलता है कि हमारे देश के ही कुछ नेता, कुछ पार्टियां, कुछ संगठन विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर, उनसे पैसे खाकर अपने ही देश की सरकार को कमजोर करने और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में जुटे हुए थे। तुम किसी की आइडियोलॉजी या फिर किसी के काम से ना इत्तेफाकी रख सकते हो, किसी की विचारधारा के विरुद्ध हो सकते हो, लेकिन विपक्ष का यह मतलब नहीं बनता कि तुम सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाओगे। यानी विदेशी ताकतें जो पहले ही देश की दुश्मन है, आप उनसे हाथ मिलाकर, उनसे पैसे खाकर अपने देश की सत्ताधारी पार्टी को कमजोर करने के लिए अपने ही देश की कुछ खुफिया जानकारी, कुछ कमजोरी दुश्मन देश को सौंप दोगे। ये चीज देश के साथ गद्दारी कहलाती है। और आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की। दरअसल आरएसएस की देश की आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका रही, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। ये बड़ी पोल खोल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। गांधी हत्या के बाद छवि पर लगा दाग, उसी दौर में एक अमेरिकी रिसर्चर की किताब जो संगठन को राहत देती है। 1959 में इंडिया फर्स्ट कम्युनिस्ट सरकार का गिराना, फिर 1967 के चुनाव से पहले राइट विंग पार्टियों को कथित अमेरिकी फंडिंग की रिपोर्टें, अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए का बार-बार भारत की राजनीति में दखलंदाजी करना। इन सारी घटनाओं को अगर एक क्रम में रख के देखें तो सिर्फ ये कोइंसिडेंस नहीं रह जाता, बल्कि एक पैटर्न बन जाता है। कोल्ड वॉर का दौर था, अमेरिका और सोवियत यूनियन पूरी दुनिया में अपनी अपनी जमीन पक्की करने में लगे हुए थे। भले ही भारत गुटनिरपेक्ष था, लेकिन भारत की अंदरूनी राजनीति में समाजवादी और वामपंथी प्रभाव मजबूत था। ऐसे में अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली ये अहम था कि वो भारत में ऐसी पार्टियां और संगठन मजबूत करें जो कम्युनिस्ट प्रभाव का बैलेंस कर सके। और यहाँ आरएसएस तथा उससे जुड़े राजनीतिक मंच स्वाभाविक विकल्प की तरह दिखते हैं। आइडियोलॉजिकली लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के विरोधी और राष्ट्रवाद की भाषा बोलने वाले। अगर कोई संगठन खुद को राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक दिखाता है तो उससे ये भी उम्मीद की जाती
जाती है कि वो विदेशी खुफिया एजेंसियों से बड़ी कट्टरता से दूरी रखेगा, यानी किसी साधु से सादगी की ज्यादा उम्मीद लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी दिखती है। एक तरफ विदेशी ताकतों के खिलाफ राष्ट्रवाद की आक्रामक भाषा, तीखी बयानबाजी, बढ़ चढ़ कर बोल, वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में अमेरिकी एजेंसीज के साथ संभावित रिश्तों की परतें। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर सिर्फ एक कोइंसिडेंस है तो सारे कोइंसिडेंस एक ही दिशा में क्यों इशारा करते हैं? और अगर ये रणनीति थी तो क्या राष्ट्रवाद की आड़ में ग्लोबल ताकतों से समझौता किया गया? इंदिरा गांधी के टाइम में अमेरिका और CIA अपने सबसे इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी थी। अमेरिका चिट्ठियां लिख लिख कर धमकियां दे रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत पर हमला करने के लिए टास्क फोर्स और एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप तक भेज दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ना तो डरी, ना उस वॉर से पीछे हटी। तो कैसे टला वो खतरा? कैसे इंदिरा गांधी ने जवाब दिया? और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? इन सब पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जा सकती है। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन को डिमांड से भर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि ऐसी वीडियोज हम आपके सामने लाते रहें। थैंक यू।